हेलो फ्रेंड्स, एडवांस जावा सीखने की इस सीरीज में हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जेडीबीसी। ये लेक्चर 1 है और इसको मैंने 6 पार्ट में बनाया हुआ है, जिसका ये 4th पार्ट है। तो इससे पहले आप 3 पार्ट्स देख चुके हैं, उसी के कंटिन्यूशन में ये है। तो यदि आपने ना देखे हो तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 4। अगला अगला इम्पॉर्टेंट घटक ये है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब क्या होगा, आपने कनेक्शन क्यों एस्टैब्लिश किया है? इसलिए कि आप डेटाबेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए। एसक्यूएल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, वो कमांड्स आपको आनी चाहिए। जैसे कि इंसर्ट क्वेरी या अपडेट क्वेरी या डिलीट क्वेरी या सेलेक्ट क्वेरी, ये आपको आना चाहिए। तो आपको ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है। तो कोई फंक्शन इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास होगा, जैसे कि प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन में हम क्वेरी स्ट्रिंग पास कर देते हैं और वो स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है। वो स्टेटमेंट जब प्रिपेयर हो जाता है तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब वैसे तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, एक इंटरफेस है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कनेक्शन के पास एक प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम का फंक्शन, देखिए प्रिपेयर की स्पेलिंग में डी नहीं लगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर आप एसक्यूएल स्टेटमेंट पास करेंगे, ये उस स्टेटमेंट को प्रॉपरली प्रिपेयर करेगा, कंपाइल करेगा और उस स्टेटमेंट को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रख देगा। किस ऑब्जेक्ट के अंदर रख देगा? उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर रखेगा जिसने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट जिसमें कि ये स्टेटमेंट रख दिया है, ये क्वेरी रख दी है, ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन ने रिटर्न किया, प्रिपेयर स्टेटमेंट ने रिटर्न किया। अच्छा, तो इसको कौन रेफर कर सकता है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल, राइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट उस क्लास का है जिसने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि PS क्या है। PS एक रेफरेंस वेरिएबल है जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का है और वो रेफर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को जिसने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो PS डॉट लगा के मैं किन फंक्शंस को कॉल कर पाऊंगा? उन फंक्शंस को जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस में डिक्लेयर्ड थे। ओके, अब स्टेटमेंट प्रिपेयर हो चुका है और ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये डॉट लगा के किन फंक्शंस को कॉल करेगा? भाई स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया है, तो क्यों हो गया है? ताकि हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें, उस क्वेरी को रन कर सकें। तो यस, इसके पास कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिससे कि वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो SQL statement is pre-compiled and stored in a prepared statement object. This object can then be used to efficiently execute this statement any number of times. तो आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में स्टेटमेंट एक बार प्रिपेयर हो चुका है, अब आपको जब भी मर्जी जितनी बार ज़रूरत है आप उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें। तो आपको बार बार क्या होगा, स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार स्टेटमेंट बना लिया और वही क्वेरी आपको बार बार चलानी है, तो वो स्टेटमेंट पहले से बने हुए रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका हो सकता है प्रोग्रामिंग का। ओके, तो अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के पास कुछ फंक्शंस थे जिनसे कि उसने क्वेरी को एग्जीक्यूट करा लिया। हम उन स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम इंसर्ट कराते हैं डेटा, कई बार हम अपडेट कराते हैं, डिलीट कराते हैं। इन तीनों में तो डेटा डेटाबेस में जा रहा है या डेटाबेस से डेटा हट रहा है, लेकिन हमें कुछ रिजल्ट में मिल नहीं रहा। लेकिन जब आप सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो आपको डेटाबेस का एक सबसेट मिलता है जिसमें कुछ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो वो अपने आप में एक टेबल जैसा ही होता है। तो सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट भी एक टेबल के फॉर्मेट में ही होता है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको
चाहिए रिजल्ट सेट। अब देखिए पता नहीं आपको आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वैसे मेरे इसी चैनल पे वीडियोस थे जिसमें इटरेटर्स वगैरह के बारे में भी बात करी हुई है। C++ में भी आपने इटरेटर्स शायद पढ़े हों। तो इटरेटर्स बेसिकली वो कर्सर्स होते हैं, जैसे जावा में भी आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने इटरेटर्स पढ़े होंगे, कर्सर्स पढ़े होंगे, लिस्ट इटरेटर या इटरेटर या एन्यूमरेशन। तो वही चीज़ रिजल्ट सेट भी है। अब अगर आपको वो चीज़ें पता है तो आप तुरंत कनेक्ट हो गए, नहीं पता है तो मैं शुरुआत से बताता हूँ। तो रिजल्ट सेट बेसिकली क्या है, ये भी एक इंटरफेस है और ये भी किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। किस ऑब्जेक्ट को? उस क्लास के ऑब्जेक्ट को जिसने रिजल्ट सेट के मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया होगा। ठीक है, तो जो सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट होगा, ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट होगा वो अपने आप में क्या होगी, एक टेबल। अब टेबल में क्या है, रोज हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हुए एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और रिजल्ट सेट इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा और रिजल्ट सेट के पास ऐसे फंक्शन होंगे जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेबल के डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना है ना, जब भी सेलेक्ट क्वेरी चलेगी टेबल का डेटा रीड कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट सेट के फंक्शंस के द्वारा ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो रिजल्ट सेट इज एन इंटरफेस टू रिप्रेजेंट ए डेटाबेस टेबल, जो कि सेलेक्ट क्वेरी से हमने ऑब्टेन किया है। दीज ऑब्जेक्ट्स होल्ड डेटा retrieved from a database after you execute an SQL query using statement objects। आपने prepared statement के किसी फंक्शन को कॉल किया था, तब जाके वो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई थी और उस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया आपको, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। इट एक्ट्स एज एन इटरेटर टू अलाउ यू टू मूव थ्रू इट्स डेटा। इटरेटर क्या करता है, जो डेटा आपके पास आता है ना, वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है और उसके एक एक आइटम को एक्सेस करने के लिए, सीक्वेंशियली एक्सेस करने के लिए इटरेटर होता है। तो इटरेटर क्या करता है, एक एक करके कलेक्शन के सारे वैल्यूज को एक्सेस करता है। अब यहाँ पर भी कई सारी रोज है ना, तो हर एक रो एक आइटम है, पहली रो एक आइटम है, दूसरी रो एक आइटम। तो एक एक आइटम को एक्सेस करने के लिए आपके पास ये रिजल्ट सेट नाम का इटरेटर है। ये क्या करेगा, इसके पास कुछ मेथड्स हैं, नेक्स्ट नाम का एक मेथड है, उसको हम रिपीटेडली कॉल करते जाएंगे और बारी बारी से ये एक एक रो को एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरीके से हम एक इटरेट कर सकते हैं, हम एक एक करके डेटाबेस के इस टेबल की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अभी सब मैं थ्योरी बता रहा हूँ, अभी कोडिंग के जरिए भी ये चीज़ें समझाऊंगा तो आपको क्लियर होंगी। लेकिन क्या होता है कि अभी आपको 50% भी समझ में आ रहा होगा ना, दैट इज़ ओके। मैंने तो फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझे 10% ही समझ में आया था, लेकिन आप जब इसको सुन लेते हैं तो थोड़ा कुछ दिमाग में आ जाता है। अब जब आप प्रैक्टिकली जब कोडिंग करते हैं ना, तो आपको कुछ 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 ध्यान आता है, और वो जो ध्यान आता है ना, वो उससे आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। तो आप बिल्कुल भी इसमें ये ना सोचें कि ये तो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मत परेशान हो, क्योंकि ये अभी थ्योरी चल रही है, अभी इसका प्रैक्टिकल भी होगा। अच्छा, एसक्यूएल एक्सेप्शन, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग तो पढ़ी हुई है जावा में। तो एसक्यूएल एक्सेप्शन नाम की एक क्लास है जो जेडीबीसी से रिलेटेड किसी भी क्लास में किसी भी तरह की जो एक्सेप्शंस आती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। तो जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे इसमें, तो हमें एसक्यूएल एक्सेप्शन को देखना पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे 1 से अधिक चैनल्स हैं और सभी चैनल्स शायद आपने ना देखे हो, तो सारे चैनल्स पे रखे वीडियोस की लिस्ट आपको इस साइट पे मिलती है, जो कि बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में है। कई सारे कोर्सेज हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी है, बहुत कुछ मटेरियल है, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मटेरियल है इसमें, और डेली इसमें एक नया वीडियो पब्लिश होता है। तो आप
डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगी। और यदि आपको बहुत अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में या लोगों को मौखिक रूप से बता के। थैंक यू।